अभी बारे में इस क्वेश्चन में इसने पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, और उसके बाद से पूछा है रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली कितना हो रहा है। मतलब कुल मिला के 3 कहानी इसके अंदर पूछ रखी है। ये सब जो है न्यूटन्स लॉ का थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नया चैप्टर अभी करेंगे आराम से शुरू, अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस न्यूटन्स लॉ की कर लेते हैं। एक बार जब छुट्टी हो गई तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा क्या? तो इसको कर लो। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, सारी बातें आपको सोचनी है। चलो देखो, इसको समझो पहले क्या हो रहा है यहाँ। ये जो 3 kg का ब्लॉक है ये नीचे लगा रहा होगा 3G, और अच्छे से सोचो तो ये 4 kg वाले ब्लॉक की क्या स्थिति है, इसने नीचे लगाया होगा 4G, लेकिन ये इसके नॉर्मल से बैलेंस हो गया होगा, समझो। तो ये इस सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है? 3G। तो इसको बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स, इसको बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। मतलब जो इस सिस्टम को चला रहा है दैट इज़ कॉल्ड 3G। अच्छा, अब उसके बाद से ये 4G ड्राइविंग नहीं है, क्योंकि 4G तो नॉर्मल से बैलेंस हो गया। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सिस्टम पे अभी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दैट इज़ 3G। इसको आराम से ऐसा देख के बोल के कह सकते हैं। अब मेरे से इसने एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का मतलब हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि A अगर मुझे चाहिए तो नेट पुलिंग फोर्स या फिर कह लो नेट ड्राइविंग फोर्स, तो वो तो हो गया 3G अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास तो 3 प्लस कितना 4, यानी कि तुम ऊपर कह सकते हो 3G, नीचे कह सकते हो 3/7। मतलब ये 3G/7 जो आया है दिस इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन हो गया सिस्टम का, ये हो गई बात इसमें। फिर इसने हमसे कहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ। ठीक है भाई, टेंशन की बात कर लेते हैं। टेंशन तो कहीं से भी निकालो, जहाँ से भी तुमको टेंशन निकालना होता है वहाँ से तुम रस्सी को काट के अलग कर सकते हो। जहाँ से भी टेंशन चाहिए वहाँ से रस्सी को काट के अलग कर लो, काम बन जाएगा। अब मान लो मुझे टेंशन फाइंड करना है और मैं यहीं से रस्सी को काट के अलग कर लूँ। जैसे मैं यहाँ से रस्सी को काट के अलग करूँगा कहानी कुछ ऐसे दिखेगी, ये रहा टेंशन, बस हो गई बात ख़त्म। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा बॉडी से दूर होता है, तो तुम चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ से निकालोगे तो देखो यहाँ से ऐसे जैसे तुम रस्सी को काटोगे तो ये रहा टेंशन, ये रहा टेंशन। तो तुम या तो 3 kg से टेंशन निकाल लो या फिर 4 kg से टेंशन निकाल लो, दोनों जगह से तुम टेंशन निकाल सकते हो। डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। और चूंकि इसका एक्सेलरेशन ऐसा आ गया है, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ए से नीचे की तरफ ये ऐसे चल रहा होगा। तो मैं अगर इस 4 kg वाले ब्लॉक की बात करूं, 4 kg वाले ब्लॉक की बात करूं, तो इसकी कहानी ये है कि इधर लगेगा टेंशन, इधर इसका एक्सेलरेशन ए है। अच्छा, अब मैं इसके लिए क्वेश्चन लिखूंगा। इक्वेशन क्या आएगा हमारा? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे ही हमारा नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा, नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है? सिर्फ T लग रहा है। सोच के देखो, क्योंकि हमें तो इधर वाले फोर्स से मतलब है, नीचे का 4G और ऊपर का नॉर्मल तो पहले से बैलेंस है, तो उससे अपने को क्या मतलब है? मैं नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहा हूँ, जो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, जो कि टेंशन होगा, और मास के जगह पे 4 और एक्सेलरेशन में भी निकाल के आए हैं 3G/7। 3G/7 ये रही टेंशन की वैल्यू, 12G/7 आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ टेंशन निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ 12G/7, 12G/7, ये यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई। ऑफकोर्स न्यूटन में होगा। अब हमसे इसने क्या कहा है? अब हमसे इसने तीसरे नंबर में कह दिया कि आप तो हमको बताइए रिएक्शन फोर्स ऑन पुली कितना लगा है। रिएक्शन फोर्स ऑन पुली की कहानी इसने पूछी है। अब आ जाओ, सोच के देखो, पुली के बारे में सोचो, सिर्फ इस पुली को सोचना है, सिर्फ इस पुली को सोचो, मतलब सिर्फ इतनी ही बात करनी है। ये है पुली की कहानी। मैं इस पुली को अलग से बनाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा है कि एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर। अच्छा, अब सोचो, ये टेंशन हर तरफ रस्सी में कहीं कोई वजन नहीं है, इसका मतलब हर जगह टेंशन सेम होगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T, और ये रहा रिजल्टेंट फोर्स
ये रहा रिजल्टेंट फोर्स। अब सुना, एक्शन रिएक्शन से इतना ही फोर्स पुली पे भी लगेगा, सोच के देखो। इसने इधर से पकड़ा है, इसने इसको ऐसे धक्का दिया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा √2t, बात खत्म। √t का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर कर दोगे, है ना। जब दो वेक्टर हों और बीच का एंगल अपने को पता हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। यहाँ पे दोनों वेक्टर कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो जैसे उस हिसाब से पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा √2t। ठीक है, आसान कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आगे बढ़ा जा सकता है। इसको नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ सकते हैं। सही है, कर लिया, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो न्यूटन्स लॉ में तो हम चाहे तो पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन एक बार जब थोड़े से सवाल और कर लेंगे तो छुट्टी से जब हम आए हैं होली मना के, वो चीज़ जो है छुट्टी का हैंगओवर निकल जाएगा। चलिए अब कहानी थोड़ा सा बदलते हैं। मैं इस तरीके से ये सिस्टम ऐसे बनाता हूँ और एक पुली यहाँ लटकाते हैं, एक पुली यहाँ लटकाते हैं, इस तरीके से मास इस तरीके से लेके आते हैं। एक मास यहाँ लटका दो, एक मास बीच में रख दो, एक मास यहाँ लटका दो। वज़न रख लो कुछ भी, जैसे सपोज़ करो ये रख लो 6 kg, ये रख लो 3 kg, ये रख लो 1 kg, ऐसे रख लो। ये पूरा सिस्टम है और बस वही सब बातें। एक्सेलरेशन बता दो, टेंशन बता दो, एक्सेलरेशन बता दो, टेंशन बता दो। तुम पहले बता दो a कितना होगा, फिर बता दो t कितना होगा। तो ये बन गया एक और सवाल, ये हो गया क्वेश्चन। एक्सेलरेशन चाहिए, टेंशन चाहिए, थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो एक बात अपने को समझ में आती है। अब जरा देखो, सुनो, अभी क्या हुआ है, ये पूरी रस्सी, एक रस्सी यहाँ से चल रही थी, बीच में एक ब्लॉक आ गया और फिर यहाँ से दूसरी रस्सी यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 रस्सी, 2 स्ट्रिंग। जब 2 स्ट्रिंग हो तो इसके यहाँ से यहाँ एक स्ट्रिंग है, उसमें अलग टेंशन, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, उसमें अलग टेंशन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन 2 स्टाइल में लिखा जाएगा। तो माना कि इधर का टेंशन T है तो इधर का टेंशन मान लिया कि T डैश है, मतलब आपको 2 वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एक T और एक फाइंड करना है आपको T डैश। तो 2 वैल्यू आएगी, T की भी और T डैश की भी। टेंशन डिफरेंट क्यों हुआ, क्योंकि ब्लॉक के दोनों तरफ अलग अलग रस्सी है। जब एक ही स्ट्रिंग हो तो टेंशन सेम होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए एक्सेलरेशन फाइंड करें, एक्सेलरेशन फाइंड करें। बस एक्सेलरेशन फाइंड करने का वही स्टाइल है। सबसे पहले इसका मैं डायग्राम देख लेता हूँ। नीचे ये 1g लग रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहाँ पे नीचे 6g लग रहा है, ये भी अच्छा है। नीचे यहाँ लग रहा है 3g, परंतु ये नॉर्मल से बैलेंस हो गया। अब मेरे से पूछा जाएगा एक्सेलरेशन, मैं बोलूँगा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स, दिमाग लगाओ। 6g नीचे है और 6g उससे हैवी है, तो 6g नीचे लाना चाहेगा और ये 1 kg अपने आप ऊपर जाता जाएगा। 6 kg नीचे आता जाएगा, 1 kg ऊपर जाता है। बिल्कुल एकदम से वो तराजू की तरह, जैसे सब्जी तोलते हैं। मान लो सब्जी अगर ज़्यादा हो गया तो सब्जी वाला पोर्शन नीचे और जिसको जो वेट है उसका वो ऊपर जाएगा और दूसरी तरफ वाला। अच्छा, इसका मतलब मैं अगर एक्सेलरेशन चाहूँगा तो मैं कहूँगा 6g माइनस का 1g, नीचे टोटल मास होना चाहिए। सोचो, टोटल मास होना चाहिए। टोटल मास सिस्टम के पास 6 + 3 + 1 है, तो लिख देता हूँ मैं इसे 6 + 3 + 1, ये आ गया एक्सेलरेशन। सोचो, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कितना आया देखो, 5g/10, यानी कि g/2 बोले तो 5, है ना। तुम कह सकते हो कि ये आ गया मेरे पास g/2, और g/2 मतलब अगर g को 10 रखा तो 5 मीटर/सेकंड²। अच्छी बात है। और भी अच्छी बात मैं यहाँ से सोच सकता हूँ, सोचो क्या, डायरेक्शन सोच सकता हूँ। देखो ये 6g को हमने ऐसे माना तो ये a से इधर आएगा,
ये ए से इधर आएगा और ये भाई साहब ए से ऊपर जाएंगे, है कि नहीं? ये बनेगा, इसकी कहानी ऐसी है। अब मैं इसको और बढ़िया कर सकता हूँ। जैसे क्या कर सकता हूँ, मेरे से इसने अगला केस में क्या पूछा है, टेंशन की, दोनों टेंशन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इस 1 kg को पकड़ोगे तो तुम टी डैश निकाल लोगे, 6 kg को पकड़ोगे तो तुम वहाँ से टी निकाल लोगे। तुम दोनों को सॉल्व कर सकते हो। एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो। जैसे जैसे आ जाओ, एक एक करके बात करते हैं। यहाँ सोचिए, यहाँ 6 kg की बात कर लो। देखो इसको हटाता हूँ, ऊपर में कितना लगेगा इसमें टेंशन, बताओ। एक क्वेश्चन लिखूंगा, नीचे जा रहा है, ज़्यादा कौन होगा, टी या 6G? 6G ज़्यादा होगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है, बिल्कुल। तो 6G में से टी घटाइए, मास 6 इंटू एक्सलेशन डालिए, टी अपने को पता ही नहीं, ए अपने को पता है, टी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ सोचो ईमानदारी से, ऊपर में क्या लगेगा, यहाँ टी डैश। बताओ ज़्यादा कौन, टी डैश या 1G? टी डैश, क्योंकि ऊपर जा रहा सिस्टम। तो टी डैश में से जैसे मैं जी घटाऊंगा, जी को 10 ले लेते, चलो अच्छा लग रहा थोड़ा। तो बराबर क्या लिखूंगा, मास, मास कितना 1, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह पे 5 लिखूंगा। तो क्या टी डैश नहीं आ गया, क्या आ गया? तो इस तरीके से हम टेंशन निकाल सकते हैं। तो एक बुद्धि अपने पास समझ में आ रही है कि जब भी मुझे टेंशन निकालना हो, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना हो वहाँ से रस्सी को काट के अलग कर लो, बस अलग कर लो, इक्वेशन लिख लो, मजा आ जाएगा। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई ट्रिक व्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं। सही है, समझ सकते हो? मिटाता हूँ। इस पे खूब सारे क्वेश्चन करे जा सकते हैं, कोई इसमें क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, जितने क्वेश्चन करो उतना कम है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें से, इंक्लाइन प्लेन भी इंट्रोड्यूस करते हैं और पूरी कहानी करते हैं। जैसे एक हमने ये सिचुएशन लिया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए, ऐसे रास्ते में एक इंक्लाइन प्लेन लेके आ रहे हैं, ये देखिए एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे लेके आया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अभी किसी भी टॉपिक में कहीं भी फ्रिक्शन की बात नहीं है, फ्रिक्शन हमारा कहीं भी नहीं है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। एक पुली में यहाँ पे एक पुली यहाँ कनेक्ट करना चाहता हूँ, एक पुली यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि नीचे से एक 1 kg का मास आ रहा है, वो इस पर स्लाइड करता हुआ आ रहा है। मैंने पहले कह दिया कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। मैं ये देखो 1 kg का मास इस पे स्लाइड करेगा। अब क्या करेंगे, एक पुली ऊपर लगा देंगे और उस पुली से फिर 2 kg के मास को जोड़ देंगे। एक पुली यहाँ लगा दीजिए, थोड़ा बड़ा पुली लगा देता हूँ, ये दो, और इस बड़े वाले पुली से आगे इसको ऐसे ले जाके एक मास को ऐसे जोड़ दो, ये देखो, ये बन गया सिस्टम। अब ये वजन रख दो तुम 2 kg, और ये पूरी पिक्चर आपके सामने ऐसे दिख रही होगी। ये फिक्स है, इस तरीके से लेके आप गए, ये पुली इधर, ये पुली में कहीं कोई वजन नहीं है, अभी कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इस पुली को यहाँ फिक्स किया हुआ है, पुली में कोई मोशन नहीं हो रहा, पुली फिक्स है। ये कहानी है पूरी इसकी। अब हमसे क्या पूछ सकते हैं, वही कहानी, एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन बताओ। इंक्लाइन प्लेन का अपने को एंगल चाहिए होगा। मान लीजिए ये एंगल कुछ भी ले लो, मान लो 53 डिग्री ले लो, 53 डिग्री। तो काम क्या है हमारे पास, पहला ए बराबर क्या होगा बता दीजिए, और टी बराबर क्या होगा। दो बातें, ए निकालो, टी निकालो, ए निकालो, टी निकालो। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं इसमें 1 kg वाला बॉडी तो फ्लोर पे रखा हुआ है, ये तो बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब हम थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, अपने को पता ही है कि भाई ये 2 kg है तो इधर इसका फोर्स लगेगा। बताओ कौन सा लगेगा वो, हाँ 2g साइन थीटा की जगह पे क्या बोलूँगा 53 डिग्री। बहुत बढ़िया, 2g साइन 53 डिग्री। चाहो तो वैल्यू पुट भी कर लो। साइन 53 कितना होता है 4/5, है ना। तो वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 16 आ रहा ना, गुड। तो ये आ रहा है तुम्हारा 16 न्यूटन, बढ़िया।
ये आया 16 न्यूटन, इधर आ रहा है, बढ़िया, ठीक है भाई। अच्छा, इस 1 kg की हालत समझिए, इस 1 kg ने नीचे लगाया था 1g, परंतु ऊपर के नॉर्मल से ये बैलेंस हो चुका है। अच्छा, अब रही बात इसकी कहानी की, हमको तो अलोंग द इंक्लाइन चाहिए। माना कि ये इधर एक्सलेट हो रहा है, मान लिया हमने ऐसा, क्या जाता है, तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। सोच के देखो। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन निकालने का एक ही तरीका है भाई, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब बुद्धि लगाओ, बताओ नेट ड्राइविंग फोर्स कौन है? क्या 16 है? इसके अलावा कुछ है? नहीं है, क्योंकि ये 1 kg तो ऐसे रखा हुआ है ऊपर, ये बैलेंस्ड है। मतलब नेट ड्राइविंग फोर्स में मैं लिखूंगा 16 अपॉन टोटल मास। अरे सिस्टम का मास चाहिए, तो ये 1 kg पार्ट ऑफ द सिस्टम है, तो 16 अपॉन 2 + 1, ये आ गया एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन जैसे अपन निकाल चुके हैं, अगला काम जो हमारा होगा वो अगला काम टेंशन निकालने का। और टेंशन निकालना तुम्हारी मर्जी, कहीं से भी निकाल दो टेंशन, निकाल सकते हो टेंशन। अब देखो, टेंशन निकालना हो तो यहाँ से काट के अलग कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा, आ गया टेंशन, खत्म। एक ही टेंशन तो होगा हर जगह, कर दोगे छोटी मोटी बातें अब तो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इस तरह क्वेश्चन को बड़े मज़े से सोच सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखो, थोड़ा सा बदलते हैं माहौल और समझते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है। हेडिंग दीजिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। अच्छा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहने का मतलब ये है कि जितनी भी रस्सी हमारे पास होती है, जितनी भी स्ट्रिंग हमारे पास, हर स्ट्रिंग के पास एक टेंशन झेलने की मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी होगी। हम पढ़ना चाहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, इसको थोड़ा इस पर विचार करो। जैसे कोई भी रस्सी होगी, रस्सी को पकड़ के, सपोज करो एक रस्सी से तुमने एक ईंट को लटकाया और उस ईंट का वजन था मान लो 3 kg, रस्सी नहीं टूटी। फिर तुमने 5 kg लटकाया, रस्सी नहीं टूटी। एक समय आया तुमने 20 kg लटकाया, रस्सी टूट गई। इसका मतलब ये था कि रस्सी की टेंशन झेलने की एक जो है कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा टेंशन बढ़ाओगे तो रस्सी टूट जाएगी। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को हम बोल सकते हैं मैक्सिमम टेंशन झेलने की कैपेसिटी। किसकी? तो रस्सी की। मतलब किसी ने कहा कि किसी स्ट्रिंग का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 250 न्यूटन है, मतलब वो छुप के तुमको टी मैक्स दे रहा है। सोच के देखो, लिख लो इस बात को, लिख लो। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ simply means maximum tension. Simply means maximum tension. Maximum tension. Breaking strength simply means maximum tension. मतलब अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ किसी चीज़ का, सुनना ध्यान से, अगर किसी चीज़ का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 250 न्यूटन है किसी रस्सी का, मतलब तुम उस रस्सी में जो टेंशन अप्लाई कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 250 कर सकते हो। हाँ, उससे कम कितना भी करो रस्सी को, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 250 से ज़्यादा करोगे तो रस्सी टूट जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। अब आइए इसी को एक सवाल से हम इसको समझते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं, क्या है इसमें समझिएगा। ये एक पेड़ है, इस पे से एक रस्सी को लटकाया, सिंपल ऐसे मानो, इस पे एक रस्सी को लटकाया। एक कोई भी मान लो, ये जो तुमको दिख रहा है, सपोज करो ये बंदर है, मान लो आज इसको बंदर, ये बंदर इस पेड़ पे ऐसे लटका हुआ है, बंदर का बच्चा है और वज़न बड़ा कम है इसका, मान लीजिए 20 kg का है, 20 kg का बंदर का बच्चा है, ठीक है। अब ये 20 kg का बंदर का बच्चा रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना चाहता है और इसका एक्सेलरेशन मान लो, तुम लिखो क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लो, लिखो अ मंकी ऑफ मास 20 kg is climbing on the rope. Monkey of mass 20 kg is climbing on the rope. Breaking strength of rope is 250 Newton. Breaking strength of rope is 250 Newton. ठीक है। Find maximum acceleration. Find maximum acceleration with which monkey can climb on the rope. With which
monkey can climb on the rope, monkey can climb on the rope. सही है। अब देखो मैं कैसे सोचता हूँ, जैसे ही मैंने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देखा ना, मेरे मन में एक बात आ गई कि अच्छा मेरा जो टेंशन यहाँ आएगा, मैं जो टेंशन यहाँ लगा सकता हूँ वो या तो 250 न्यूटन हो या फिर उससे कम हो, है कि नहीं। ये मैंने एक जरूर निकाल के लिख लिया पहले स्टेप में। ये स्टेप 1 में ये ख्याल मेरे मन में आ गया कि अच्छा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रहे हो, इसका मतलब तुम टी मैक्स दे रहे हो, इसका मतलब मैं जो टेंशन इस क्वेश्चन में लगा सकता हूँ वो टेंशन इस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 250 से इक्वल हो या फिर कम हो। अब आ जाओ फ्री बॉडी डायग्राम पे। मंकी का नीचे क्या लग रहा होगा, mg, तो वो कितना होगा 20g। सोच के देखो ऊपर में क्या लग रहा होगा, ऊपर में ये मान लो मंकी है, ये कहानी, ऊपर में क्या लग रहा होगा टेंशन। सोचो, और मंकी का मूड आज ऊपर चढ़ने का है तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा। जब एक्सेलरेशन ऊपर है तो ज़्यादा कौन होगा, पक्का टी ज़्यादा होना चाहिए। तो क्यों ना हम टी में से 20g घटा के तब मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दें, मज़ा आ जाएगा। आओ लिख देते हैं। तो टी में से तुम घटा दो 20g और लिख दो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। अब आ जाओ पूरी बात लिख देते हैं। तो टी बराबर तुम लिखोगे तो ये क्या बन गया 20g प्लस 20a, है कि नहीं। टी बराबर 20g प्लस 20a, ये इसकी वैल्यू है। हमसे यही a ये पूछना चाहते हैं। आइए पुट कर देते हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पुट कर दो। देखो 20g को अपन क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 20a। अच्छा ये कितना है, ये लेस देन इक्वल्स टू 250 है। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। ये आ गया 20a, बहुत बढ़िया। अब ये 250 और कितना हो गया 200, यानी कि ये आ गया 50। a की वैल्यू सोच लीजिए, a की वैल्यू सोच लीजिए कितना आ रहा है बताओ 2.5। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। नहीं, मेरा आंसर a या तो 2.5 हो या उससे कम हो। इसको देख के बस मैं इतना कह सकता हूँ कि a की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 2.5। मान लो क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज पॉसिबल हेयर, और उसने ऑप्शन दे दिया, उसने हमसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन इज पॉसिबल। ऐसा पूछ दिया कि इस सिचुएशन में कौन कौन सा एक्सेलरेशन पॉसिबल होगा। मान लो पहला ऑप्शन उसने दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया 2.5, तीसरा ऑप्शन उसने दे दिया 1.5 और चौथा ऑप्शन उसने दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ क्या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और मेरा एक्सेलरेशन की पॉसिबिलिटी वाले आंसर तीनों हो जाएंगे। यानी कि मेरा आंसर या तो 2.5 हो या फिर उससे कम हो, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है उससे कम होने पे। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये 2.5 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये तभी तुम सही लिख पाओगे जब तुम इनइक्वलिटीज़ यूज़ करोगे, इसीलिए इनइक्वलिटी यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मास्टर स्टेप इसका यही है कि मेरा टेंशन 250 न्यूटन के या तो बराबर या फिर उससे कम, इसी से बात बन जाती है। अब मैं तुमको इसी जैसा एक होमवर्क दे सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मंकी को भी ऊपर चढ़ाया है, मंकी नीचे भी तो उतर सकता है। तो लिखो तो एक क्वेश्चन इसी में लिखो, अ मंकी इज मूविंग डाउन, अ मंकी इज मूविंग डाउन ऑन स्ट्रिंग, अ मंकी इज मूविंग डाउन ऑन स्ट्रिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Breaking strength of string is half of the weight of the monkey, half of the weight of the monkey. Find minimum acceleration, find minimum acceleration with which monkey can move down on a string, with which monkey can move down on the string। चलो अभी कर लेते हैं, होमवर्क की हटाई। monkey can move down on the string, अच्छा सवाल है, अभी कर लेते हैं। ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो।
चलो सोचते हैं, देखो आओ, ये हमने वही कुछ बना दिया सपोर्ट के लिए, मान लो पेड़ पौधा है, कोई पार्ट है, ये मेरा बंदर है, ये बंदर है, ये बंदर। आज ये बंदर नीचे उतरना चाह रहा है, ये बंदर नीचे उतरना चाह रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, ये बंदर नीचे उतरना चाह रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। ओके, अब एक हिंट इसने दिया है, क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना, उस चीज को अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन कह रहा है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज हाफ ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हाफ ऑफ द वेट ऑफ द मंकी है, मतलब मेरा टेंशन हाफ ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, ये पॉसिबल है। ये है पंच लाइन, ये है पंच लाइन कि मेरा टेंशन यहाँ पे ये पॉसिबल है, हाफ ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। अब बस अगला तो एबीडी है, बताओ क्या होगा। नीचे लगाओगे mg, ऊपर लगेगा टेंशन, और अब की बार एक्सेलरेशन नीचे है। बताओ इसमें से एक्सेलरेशन अगर नीचे हुआ तो mg में से t घटा देंगे, mg माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पे t चाहिए, सोच के देखो, t बराबर आ जाएगा यहाँ से mg माइनस ma, कोई दिक्कत नहीं, mg माइनस ma, बस t के जगह पे यही पुट कर दो mg माइनस ma। जैसे t के जगह पे mg माइनस ma करोगे मज़ा आ जाएगा। अब पुट कर दो, तो अब पुट करिए t के जगह पे mg माइनस ma, और ये कहानी हाफ ऑफ mg की, बस ख़त्म, बस ख़त्म, बस ख़त्म। अब बताओ यहाँ से a कितना आया, a कितना आया, a कितना आया, देखो क्या ऐसा आया क्या, a हमारा g/2 आया, देखो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे a हमारा g/2 आया। मतलब मेरा एक्सेलरेशन या तो g/2 हो या फिर इससे ज़्यादा हो। इसका मतलब अगर मैं अपने एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू सोचूं तो वो g/2 होगा। ये है मेरा आंसर, सही है क्या? तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अच्छे से इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ना चाहते हैं अगला टॉपिक, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। इसको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। अब थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो अच्छा लगेगा, लिख दो इसको ऐसे। अब पढ़ना चाहते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ये जो वर्ड है ना कॉन्स्टेंट, इसका मतलब होता है मजबूरी। इसका मतलब होता है मजबूरी। जैसे मजबूरी समझते हो, मजबूरी, जैसे एक फेमस है ना डायलॉग, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब पता नहीं है क्यों फेमस है, बस है। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब ये रस्सी की मजबूरी है। इस बात को ध्यान से समझो क्या हो रहा होगा। मान लो हमारे पास हमने एक साथ दो रस्सी ऐसे रख दिए, इस तरीके से हमने दो स्ट्रिंग रख दिए। एक स्ट्रिंग ऐसे देखो, एक ब्लॉक ऐसे रखो, उस ब्लॉक से एक रस्सी को बांध के इसको ऐसे रखो। एक ब्लॉक का नाम रख दो A, इसका ब्लॉक का नाम रख दो B, और इसको ऐसे फोर्स लगा के चलाइए। ये ऐसी कहानी मेरे पास है, सही है। अब ज़रा सोच के देखो, अगर मोशन आगे हो रहा है, अगर इन सब कंडीशन में जो हमारा मोशन है उस मोशन को हम आगे करना चाह रहे हैं, मोशन आगे करना चाह रहे हैं। सपोज करो किसी ने क्या किया, इस B को उसने चलाया 5 मीटर पर सेकेंड से, और इस A को उसने चला दिया, सपोज करो A को चला दिया 3 मीटर पर सेकेंड से। B को चला रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से और A को चला दिया सपोज करो 3 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगी?
ऐसी कंडीशन होगी तो ए धीरे धीरे पीछे रह जाएगा और ये रस्सी टूट जाएगी। सोच के देखो, ये रस्सी टूट जाएगी। ये वही कंडीशन है जैसे मान लो किसी की कार ख़राब हो गई और तुम अपनी कार से उसको कार को खींच रहे हो और उसकी कार तुम्हारी कार की स्पीड से पीछे रह जाए तो रस्सी टाइट होकर बहुत ज़्यादा टाइट होकर टूट जाएगी। परंतु एक केस ऐसा भी हो सकता है, मान लो तुमने आगे वाले कार की स्पीड कर दी 5 मीटर पर सेकेंड और पीछे वाले कार की स्पीड कर दी 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो ऐसे क्लोज आ जाएगा, मतलब उस समय में जो रस्सी है वो लूज हो जाएगी। इस कंडीशन में ये जो रस्सी है ये रस्सी हो जाएगी लूज। अगर हम ऐसा चाहें कि ना तो रस्सी टूटे ना ही रस्सी लूज हो, लूज होने को बोलते हैं, एक वर्ड फेमस है स्लैक, SLAC के स्लैक। हम चाहते हैं कि रस्सी ना तो टूटे और ना ही स्लैक हो, तो एक ही कंडीशन है उस समय कि आगे वाले की स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो पीछे वाले की स्पीड को भी 5 मीटर पर सेकेंड होना ही पड़ेगा। यही तो मजबूरी हो गई, यही तो मजबूरी हो गई। इसका मतलब एक भाषा में तुम कह सकते हो कि रस्सी का चूंकि ट्रांसलेटिव मोशन चल रहा है तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट इक्वल है। जो ये रस्सी है, इस रस्सी के हर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कि अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी है उसको इक्वल करो, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी को इक्वल करो। अब वेलोसिटी से अच्छा बोलेंगे वेलोसिटी के कंपोनेंट को इक्वल करो। अभी थोड़ी देर में बात समझ में आ जाएगी। अलोंग द स्ट्रिंग जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको इक्वल कर दोगे तो बात बन जाएगी। चलो इसको क्वेश्चन से करते हैं तो अच्छा लगेगा, क्वेश्चन से करने पे अच्छा लगेगा। चलो मैं करता हूँ सवाल, ध्यान देना। इसको मिटाओ, तेज लिखें थोड़ा। सही है, अब देखें, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी के कंपोनेंट को इक्वल करना है, ये ध्यान रखना, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी के कंपोनेंट को इक्वल करना है। आइए समझते हैं। ऐसी कंडीशन ले लेते हैं, एक ऐसा कुछ, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी के कंपोनेंट को इक्वल करना है, ये पूरी कहानी है इसकी। अभी देखो क्या, अब एक ये पुली बना दो ऐसा, इसको चलाओ। सपोज करो इसको V नोट से चलाया, रस्सी पहचानना जरूरी है। अब ऊपर से एक रस्सी लेके आओ नीचे, इसको किसी एंगल पे लाओ ऐसे, और इसको एंगल पे लाने के बाद इसको किसी ब्लॉक से ऐसे बांध दीजिए। ये पूरी कहानी ऐसी ऐसी इसको बांध दो। और ये जो नीचे वाला जो ब्लॉक है वो फ्लोर पे रखा हुआ है, उसको V वेलोसिटी से चलाओ, उसको V वेलोसिटी से चलाओ। ये देखो, इसको इधर चलाओ किसी V वेलोसिटी से, और ऊपर से ये वाला एंगल ले लो थीटा। ये सब ज़मीन पे रखा है। अब पूरी पिक्चर तुम्हारे सामने क्लियर है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ब्लॉक का वजन कुछ भी ले लीजिए, M में ले लीजिए इसका वजन, कुछ भी, वजन मैटर नहीं कर रहा, वजन कुछ भी हो सकता है। हमसे पूछा गया है कि इस V नॉट और V में क्या रिलेशन बनेगा। हमसे मान लो पूछा कि आप बताओ रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन V नॉट एंड V, ये हमसे पूछा गया कि V नॉट और V में क्या रिलेशन बनेगा, क्या जवाब देंगे हम उसको। तो हमने भी सीख रखा है कि भाई रस्सी की मजबूरी होती है। हमने देखा था कि हम ना तो चाहते हैं कि रस्सी स्लैक हो ना ही लूज हो, स्लैक मतलब होता है लूज, हम चाहते हैं कि ना तो रस्सी लूज हो और ना ही रस्सी टूटे। इसका मतलब अलोंग द स्ट्रिंग, मैं बताता हूँ देखो ध्यान से, अलोंग द स्ट्रिंग, ये है ना स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी के कंपोनेंट को इक्वल होना पड़ेगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी के कंपोनेंट को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब इस V नॉट को इक्वल होना पड़ेगा। देखो ये V है, कॉस थीटा तो ये जाएगा, ये कितना जाएगा, साइन थीटा जाएगा क्या, सोचो साइन थीटा जाएगा क्या। लेकिन हमको ये नहीं करना है,
ये नहीं करना, ध्यान से देखना, हमको ये करना है कि अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको इक्वल करना है। अच्छा आराम सोचो, बुद्धि लगा थोड़ा सा, ऐसे डिस्कस कर रहे हैं अपन। ये v है, ये थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा क्या, सोचो होगा, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, क्या जाता है। अब इसका नाम मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका नाम लिख सकता हूँ मैं अलोंग द स्ट्रिंग क्या कंपोनेंट जाएगा इसका, v cos 90 माइनस थीटा, v cos 90 माइनस थीटा। अरे ऐसे लिखा है, क्या जाता है, ये मेरा v है, ये मेरा v है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, इधर का कंपोनेंट लिख दिया हमने v cos 90 माइनस थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, आ गया आंसर, क्या दिक्कत है, ये रिलेशन होता है। और यही नाम तुमने कहा था कि साइन थीटा भी लिख सकते हैं साइन, कोई दिक्कत नहीं है, v cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, आंसर ऐसे भी आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे लिख दूंगा मैं v साइन थीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड v नॉट। रेशियो पूछे तब भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुल मिला के टारगेट ये है कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी चाहे जो भी हो, ये रस्सी, ये जो भी वेलोसिटी हो, ये वेलोसिटी तो भैया इक्वल होगी। अलोंग द स्ट्रिंग जो भी वेलोसिटी है उसके सारे कंपोनेंट अपने को इक्वल करने हैं, बस काम यहाँ से बन जाएगा, काम यहाँ से बन जाएगा। सही है। इसमें एक इसमें सवाल और कराऊंगा, उसको कराऊंगा कल, उसमें वो देखूंगा, अभी आज तो ताज़ा कर ही दोगे, एक सवाल इस पर कल कराऊंगा, फिर इस पर थोड़ा लेवल इसका और बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा इसमें चेंज करते हैं पैटर्न। अभी मान लो कि रस्सी के जगह पे कोई रॉड आ जाए तो क्या होगा, मान लो रस्सी के जगह पे कोई रॉड आ जाए तो उसको बोलेंगे रॉड कांस्टेंट। बात वही करनी है कि हम अभी हमारी मजबूरी है कि वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट अपने को बराबर करने पड़ेंगे। सवाल कैसे हो सकता है, सोचो, मान लीजिए कि हमारे पास कोई दीवार है, ये है दीवार, ये दीवार मान लीजिए इस तरीके से ये दीवार खड़ी है ऐसे। जब ये दीवार ऐसे खड़ी है तो किसी आदमी ने दीवार के सहारे रॉड खड़ा कर दिया, दीवार के सहारे ऐसे करके रॉड खड़ा कर दिया, खड़ा कर सकते हैं रॉड को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, दिस इज हाउ, ठीक है। अब जरा सोचो, ऐसा हम करते भी तो हैं, ये डंडा है, इसको इसके सहारे नहीं खड़ा करते, कैसे ऐसे कर दिया खड़ा, तो ऐसे खड़ा किया हुआ इसको। अब ये परपेंडिकुलर दिख ही रहा है अपने को, दो पोर्शन में वेलोसिटी होगी, सोचो क्या हुआ होगा। ये रॉड को, जैसे ये डंडा है, इसको अगर तुम ऐसे खड़ा करोगे देखो क्या होगा, एक तो ये अगर स्लाइड करेगा तो ऊपर का पोर्शन नीचे आएगा, सोचो, और नीचे का पोर्शन कहाँ जाएगा, आगे, तो दो तरह की वेलोसिटी आएगी कि नहीं। तो बुद्धि लगाओ और बताओ, मान लो कि ऊपर का पोर्शन नीचे स्लाइड कर रहा है v वेलोसिटी से, ये पोर्शन जो नीचे स्लाइड कर रहा है, ये पोर्शन नीचे स्लाइड कर रहा है, सपोज करिए v वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा, और नीचे का पोर्शन क्वेश्चन में आगे जा रहा है v नॉट से, नीचे का पोर्शन ये वाला पोर्शन क्वेश्चन में आगे जा रहा है v नॉट से, और ये एंगल मान लिया थीटा है। अब वही हाल हमसे पूछा जा रहा है, बताओ v नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये v नॉट की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ v। मतलब कुल मिला के मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ कि इस v एंड v नॉट में रिलेशन बता दो, v और v नॉट में रिलेशन बता दो। रॉड रख दिया दीवार के सहारे, रॉड फिसल रहा है, तो हमारे को इसके बीच रिलेशन चाहिए। इसके बीच रिलेशन चाहिए। चलो ग्रीन पेन से करता हूँ, देखना क्या होगा। ये थीटा है दोस्त, तो ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। सोचो सोचो, और अच्छी बात सोचो, अपने को तो अलोंग द रॉड चाहिए वेलोसिटी, तो थोड़ा इस रॉड को आगे बढ़ा लो, ये आगे बढ़ा दो, ये रॉड को तुमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, दिमाग लगाओ, ये थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, सोचो सोचो। और तो ये वी नॉट है, अलोंग द रॉड इसका कंपोनेंट कितना होगा भैया, वी नॉट कॉस थीटा होगा क्या, सोच के देखो, रॉड थोड़ा आगे बढ़ा लिया हमने, समझ में आ गई बात।
ये थीटा तो ये थीटा, वर्टिकल अपोजिट, सोचो सोचो। तो वी नॉट इधर था, लेकिन वो थोड़ी चाहिए अपने को, अलोंग द रोड चाहिए, तो अलोंग द रोड कितना होगा, वी नॉट कॉस थीटा। अच्छा, वही हाल इस वी से होगा, ये वी, अरे हमको ये चाहिए नहीं, हमको तो अलोंग द रोड चाहिए,